हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो हमने एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 9 करे थे, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि पहले पार्ट में आधा एक्सप्लेनेशन है और जो दूसरा पार्ट है उसमें आधा एक्सप्लेनेशन है और साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सो अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब देखो क्या होने लग गया था कि अलग प्रकार की आर्मी रखने लग गए थे। कुछ राजा तो पहले की तरह क्या रखते थे, लाइक अर्लियर रूलर्स सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। अब पहले की तरह कि ये लोग क्या करते थे, राजा क्या करते थे, एक इतनी अच्छी अपनी आर्मी मेंटेन करते थे जिसमें कौन कौन होते थे, एलिफेंट्स होते थे, चैरियोट्स होते, रथ होते थे, कैवलरी होते थे और फुट सोल्जर्स होते थे। अब इसमें क्या था कि घुड़सवार है, पैदल है घुड़सवार, ये कैवलरी होते हैं, वो घुड़सवार होते हैं। ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ घुड़सवार। ठीक है, फुट सोल्जर्स जो पैदल चलते थे, साथ साथ में कोई सामान अपना हाथ में लेके, तो वो सब रखते थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइड द किंग विद ट्रूप व्हेनेवर ही नीड्स देम। आपने देखा होगा एक सेना नायक होता था। ठीक है, एक सेना नायक जिसकी सेना होती है। ठीक है, तो वो भी होता था, वो क्या करता था, वो उनको प्रोवाइड कराता था कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं आपको ट्रूप, एक आर्मी आपको प्रोवाइड कराऊंगा राजा को। ठीक है, दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट ऑफ लैंड। अब इन लोगों जैसे, अब यहाँ पे हम जैसे कोई दिल्ली पुलिस में हो या किसी और पुलिस में हो, तो उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अब यहाँ ये सेना में भर्ती तो थे पर इनको एक रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी। ये बहुत बाद में ये स्टार्ट हुई, जब उनको सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बदले उनको क्या मिलता था, उनको मिलता था जो उनकी लैंड है ना, वो कहीं भी कोई भी जमीन उनको मिल जाती थी कि आप इस जमीन पे रहो और आप ये जमीन अब आपकी है। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज्ड दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। अब राजा भी क्या करते थे, अपनी आर्मी को चलाने के लिए रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। अब रेवेन्यू कहाँ से आता था, वही आएगा, वो लैंड से आएगा। ठीक है, लैंड से रेवेन्यू आता था और उसका इस्तेमाल कहाँ करते थे, अपने सोल्जर्स को, अपने हॉर्सेस को और जितने भी उनके पास इक्विपमेंट चाहिए होते थे उनको मेंटेन करने के लिए। सो दीज मैन वर नोन एज सामंत। अब जो ये काम करते थे ना, उनको कहते थे सामंत। अब सामंत कौन थे, तो सामंत बच्चा सामंताज, सामंताज आर, या आप यहां वर लिखेंगे, वर दोज पीपल हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड, ओके, टू मेंटेन soldiers and horses. Whenever the rulers was weak, सामंत try to become independent. अब अगर सामंत जो लोग थे होते थे सामंत, अगर वो ये पता चल जाए कि जो राजा उनके ऊपर है ना, वो कमजोर पड़ चुका है, उसके पास ऐसी कोई आर्मी नहीं है या वो अब उस लायक नहीं है कि वो किसी भी एक किंगडम को रूल कर सकता है, तो ये सामंत क्या करते थे कि अब हम ही राजा हैं। ठीक है, वो क्या क्या ट्राई करते थे कि अब हम ही राजा हैं, वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। नाउ असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। अब दक्षिण में राज्यों की सभाएं भी होती थी, जो दक्षिण में राज्यों की सभाएं भी होती है। सभाएं क्या होती हैं, सो द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। अब ये अपने राज्य को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारी असेंबलीज को ऑर्गेनाइज करते थे और पल्लवास ने तो इतनी सारी अपनी लोकल असेंबलीज बना रखी थी कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वो लोग क्या करेंगे, लोकल असेंबली में डिस्कशन होगा, उसका फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, भाई क्या हम कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो पल्लवास की बहुत सारी ऐसी लोकल असेंबलीज के बारे में स्क्रिप्ट में बताया जाता है कि वो बहुत सारी सभाएं करते, सभाएं मतलब असेंबलीज, जैसे आपके भी स्कूल में देखो कि असेंबलीज होती है, ऐसे वहां भी असेंबलीज होती है, इसमें डिस्कशन होता था कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। सो दीज इंक्लूडेड द सभा। अब इसमें क्या होती थी, सभाएं होती थी, विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर। तो जो ये सभाएं होती थी, इनका जो हेड होता था वो होता था ब्राह्मण, ब्राह्मण लैंड ओनर्स इसके क्या होते थे, हेड होते थे। दीज असेंबलीज फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज विच लुक आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स। अब देखो यहाँ पे है लोकल असेंबलीज मतलब सभा, ठीक है, ये है सभा, लोकल असेंबली। ठीक है, अब इसकी भी और सारी सब कमिटीज बनती थी, इसकी भी
सब कमेटीज बनती थी और उस कमेटीज में किस किस चीज के ऊपर बात होती थी, उसके बारे में बात होती इरिगेशन मतलब सिंचाई के बारे में कि कहाँ पानी जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिएंगे तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रोड्स के लिए कहाँ रोड बनानी है कहाँ पेड़ लगाने हैं या क्या और काम करना है तो मेकिंग रोड्स के लिए, और लोकल टेम्पल के लिए कहाँ कहाँ मंदिर बनेंगे। तो आपने देखा है दक्षिण में बहुत सारे, साउथ में हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो ये इन असेंबली इन राजाओं की ही देन है कि पहले सभा होती थी, सभा का हेड होता था ब्राह्मण लैंड ओनर, ब्राह्मण लैंड ओनर ओके और इनकी फिर सब कमिटीज होती थी कि मतलब कोई इरिगेशन देखेगा, कोई एग्रीकल्चर का पार्ट देखेगा, कोई रोड्स को का पार्ट देखेगा, कोई लोकल टेम्पल का पार्ट देखेगा। तो आपने समझ में आया कि सभाएं होते थे। पल्लवास में कहाँ मेंशन है, इंस्क्रिप्शन से मेंशन है कि बहुत सारी लोकल असेंबलीज होती थी और इनमें सभाएं होती, सभा का जो हेड है वो ब्राह्मण लैंड ओनर्स होते थे। बाद में ये सब कमेटीज में इंक्लूड में डिवाइड होती थी, बाद में इरिगेशन एग्रीकल्चर ऑपरेशन मेकिंग रोड और लोकल टेम्पल्स करते हैं। सामंत कौन थे, सामंत वर दोज पीपल हु कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। ओके आप इसमें ये सकते हैं यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्स एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू वेलफेयर। समझ में आ गया। द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण। अब देखो जहां ब्राह्मण है वहां सभाएं हैं, पर एक और यहाँ पे हमें पता चलता है उर के बारे में, उर के बारे में कि उर भी एक सभा है, उर भी एक सभा या आप इसको असेंबली बोल सकते हैं कि ये भी एक असेंबलीज है और यहाँ का जो लैंड ओनर है वो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं नगरम, क्या बोल रहे हैं जिसको, नगरम। और ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है मर्चेंट्स की, जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए है, ठीक है। सो द उर वॉज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वेयर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण्स, ओके। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, ठीक है, व्यापारियों की अपनी सभाएं हैं जिसको नगरम बोल रहे हैं। इट इज लाइकली दैट दीज असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, की आगे भी ये बहुत सारे टाइम तक ये जो असेंबलीज है वो कंटिन्यू चलती रही। तो हमने अभी देखा सामंत कौन है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं लैंड से, ठीक है, फिर बाद में इसका यूज करते हैं टू मेंटेन सोल्जर्स हॉर्स एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर वेलफेयर, ओके। बाद में सामंत ट्राई करते हैं, अगर उसका कोई राजा रूलर वीक पड़ गया है तो वे अपने इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं। बाद में देखा कि साउथ में बहुत सारे किंगडम्स में असेंबलीज होती थी, तो पलवास की असेंबलीज के बारे में मेंशन है, जिसमें एक जिसका नाम है सभा, उसको कौन हेड करता है, उसको ब्राह्मण लैंड ओनर्स ओन करते हैं। बाद में इसको सब कमेटीज बनती है, जो सब कमेटी किसको लुक आफ्टर करती है, इरिगेशन को, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को, रोड्स को, लोकल टेम्पल्स को, ठीक है। और वो असेंबलीज है या वो सभाएं हैं जिनके लैंड ओनर ब्राह्मण नहीं होते, जिनके लोकल लोग होते हैं। नगरम किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मर्चेंट की, और उनको बहुत बड़े बड़े जिनके पास रिच पैसा है, जो पावरफुल लैंड ओनर, वो इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। बाद में यही सभाएं बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू होती रही, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए आपको दोबारा से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पेज पे जितने भी आपके वर्ड्स आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम। अब तक हमने देखा कि राजा या सामंत कैसे रहते थे, अब हम देखेंगे जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो हमारे से लोग हैं, वो कैसे रहते थे। सो वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस एंड अदर अकाउंट। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। अब हम उनके बारे में कैसे जानेंगे, किसी प्ले के बारे से, क्योंकि उन्होंने कोई नाटक किया है या कुछ और ऐसा अकाउंट है जिसकी वजह से हमें उनसे पता चलता है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो कैसे रहते थे। सो कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। अब कालिदास हैं जिनको नाटक कवि भी कहा जाता है, ठीक है। तो कालिदास ने बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे जिनसे पता चलता है कि राजा के दरबार में या राजा के आसपास के एरिया में क्या होता था। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्ले इज द किंग द मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत। अब कालिदास ने क्या दिखाया कि जो ब्राह्मण है वो क्या बोलते थे, वो संस्कृत बोलते थे। While women, men other than that the king and Brahmin use प्राकृत। ब्राह्मण बोलते थे संस्कृत, बल्कि जो और ऑर्डिनरी पर्सन थे, यहाँ तक कि किंग भी था, वो क्या बोलते थे, वो प्राकृत बोलते थे, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतला
तो देखो अभिज्ञान शकुंतलम, ये वन वर्ड में आ सकता है आपका कि अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया, तो कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमन नेम्ड शकुंतला। अभी शकुंतला दुष्यंत की एक प्रेम कहानी के बारे में है ये अभिज्ञान शकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखा गया है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन द प्ले। अब हम एक नाटक में ना किसी गरीब फिशरमैन की भी एक स्टोरी हम देख लेते हैं कि एक फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग। एक जो फिशरमैन है उसको एक बहुत ही प्रीशियस रिंग मिलती है विच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला, जो किंग ने शकुंतला को दी थी, बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली swallowed बाय अ फिश। बाय चांस उसकी जो उस शकुंतला की जो रिंग है वो पानी में गिर गई थी और उसको किसी फिश ने उसको स्वेलो कर लिया था। व्हेन ही वेंट टू द पैलेस विद इट द गेटमैन एक्यूज्ड हिम टू थेफ्ट एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रादर रूड। अब जब वो उसके राजा के पास गया, राजमहल में पहुंचता है, तो जो वहां के जो द्वारपाल होते हैं, गेटमैन होते हैं, वो उसे पूछते हैं कि तेरे पास ये कहां से तूने चोरी की है, और जो और भी मुख्य अधिकारी होते हैं उसके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman। पर जब राजा उसके हाथ में उस अंगूठी को देखते तो राजा बहुत खुश होते हैं और उसको एक रिवॉर्ड देते हैं। Then the police officer and the gate man decide to take a share of the reward and went along with the fisherman to have a drink। अब क्या करते हैं वो लोग, लालच में आ जाते हैं गेटमैन और वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो भी उसके साथ कहते हैं चलो मैं तेरे को कुछ खाने पिलाने लेके जाता हूँ, और फिर उससे उसका रिवॉर्ड छीन लेते हैं। ये उसके बारे में है एक, ठीक है। द चाइनीज पिलग्रिमेज फाशियान। अब एक और के बारे में, यात्री के बारे में पता चलता है जिसका नाम था फाशियान, ठीक है। फाशियान noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty। अब हमें एक चाइनीज पिलग्रिमेज है जो यहाँ पे आता है जिसका नाम है फाशियान के बारे में पता चलता है, चाइनीज ट्रैवलर है और ये बताता है यहाँ पे कि यहाँ पे ना ऊंच नीच का, अनटचेबल्स का एक बहुत ही ज्यादा था कि यहाँ पे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, क्योंकि अगर आप नीच जाति से है या छोटी जाति से है तो आपको टच नहीं किया जाएगा, आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। वो लिखता भी है कि इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। अब उसने क्या लिखा है कि अगर कोई भी ऐसा अनटचेबल पर्सन है जो अगर मार्केट में या शहर में आता भी था ना तो वो पहले से ही ना लकड़ी के टुकड़े पर चोट करता था और पहले ही बता देता था कि ऐसे कुछ लोग अब अंदर आने वाले हैं, मार्केट में आने वाले हैं, टाउन में अंदर आने वाले हैं, तो और लोग अलर्ट हो जाते थे ताकि वो उनको छू ना पाए या वो उनको छू ना पाए या उनके संपर्क में ना आ पाए, ठीक है। एंड बाण भट्ट प्रोवाइड अस विद विविड पिक्चर्स ऑफ द किंग्स आर्मी ऑफ ऑन द मूव। अब बाण भट्ट ने भी बताया कि ऐसे ऐसे कुछ था, तो आप इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपके जानकारी के लिए है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, और ट्रू और फॉल्स बताना है। हरिसेन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, कि हरिसेन ने कंपोज की थी एक प्रशस्ति मतलब प्रेज किसके बारे में, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। क्या सच में ये सही है? नहीं। उन्होंने किसके बारे में लिखा था? उन्होंने लिखा था सातवाहन समुद्रगुप्त के बारे में। किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त, जो आर्यवर्त के जो रूलर्स थे वो समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, क्या उसके लिए कुछ ट्रिब्यूट लेके आते थे? नहीं, जो आर्यवर्त थे वो तो समुद्रगुप्त के राज्य का ही पार्ट था, ठीक है। ये भी फॉल्स है। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणापथ, दक्षिणापथ में 12 राजा थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दक्षिणापथ में जो आपको रेड डॉट दिखाए गए हैं ना 12, वही क्या थे? ट्रू थे, ये ट्रू है, वे राजा थे। तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर, गुप्ता रूलर के अंदर तक्षशिला और मदुरई दो इंपॉर्टेंट सेंटर थे, ठीक है। तो नहीं, ये गलत है। अहोल वॉज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास, मैंने बताया था अहोल, ठीक है। अहोल किसकी थी? अहोल किसकी थी? चालुक्य की, ठीक है। और पल्लवास की क्या थी? कांचीपुरम। तो ये फॉल्स है, आपको ये इनकी कैपिटल भी याद होना चाहिए। अहोल किसकी थी? चालुक्य की, और पल्लवास की क्या थी? कांचीपुरम, ठीक है। लोकल असेंबलीज फंक्शंस फॉर सेवरल सेंचुरीज इन द साउथ इंडिया, बहुत लंबे टाइम तक भी ये लोकल असेंबलीज फंक्शन करती रही। हाँ बिल्कुल, ये सही है।
मेंशन 3 ऑथर हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में ऐसे किसने लिखा था, 3 ऑथर के बारे में बताओ। तो ये पहला बानभट्ट, फिर ये था स्वांगजांग, फिर रवि कीर्ति। ठीक है, ये 3 थे जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। ठीक है ना। आगे है व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी ऑफ दिस टाइम। अब क्या क्या होने लग गया कि लाइक अर्लियर रूलर्स सम ऑफ द किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी with elephant, chariots, cavalry, and foot soldiers. Besides, there were military leaders who provided the kings with troops whenever they needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers, horses and provide equipment for welfare. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको नंबर्स में लिख सकते हैं, लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे लाइक रेगुलर रूलर्स सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। की क्या कहते थे कि पहले की तरह बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे, जिसमें एलिफेंट भी थे, चैरियोट्स भी थे, कैवलरी भी थे, फुट सोल्जर्स भी थे, और इसके अलावा एक मिलिट्री लीडर भी होता था जो अपनी ट्रूप रखता था। जब भी राजा को जरूरत पड़ेगी वो अपनी सेना को वहां, टुकड़ी को वहां भेज देगा। उसके अलावा कि उनको कोई रेगुलर सैलरी नहीं मिलती थी, बल्कि उनको लैंड मिलता था ताकि वो वहां रह सके। और जो अब उनका रेवेन्यू किस चलता था कि वो रेवेन्यू चलता था, वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू कहाँ से, लैंड से, और बाद में इसका यूज होता था कि सोल्जर्स को, अपने हॉर्सेस को, अपने इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट पीरियड। सो द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट टर्न आउट टू बी हेरिडिटरी। अभी बताया कि हरिसेन के पास एक पोस्ट के अलावा 3-4 पोस्ट और थी। ठीक है, ऑन सम ओकेजन्स वन मैन हैड मल्टीपल पोस्ट। की पहली बात है कि हेरिडिटरी हो गई, कि वही हेरिडिटरी क्या थी कि अभी हरिसेन है, हरिसेन का फिर पिताजी थे उससे पहले, फिर उसके बाद उसका बेटा बना। और यहाँ पे क्या हो गया कि अब जैसे हरिसेन के बारे में बताया कि उसके पास एक से ज्यादा पोस्ट थी, तो ये क्या हो गया, मल्टीपल पोस्ट भी हो गया। कि पहली बात की हेरिडिटरी को फॉलो किया गया, दूसरी बात एक ही इंसान को मल्टीपल पोस्ट दिया गया, ताकि वो एक अपना क्या हो गया, एक कहते हैं ना कि ये मेरा जानकार हो गया, तो मैं इसको ये चीज दे सकता हूँ। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वाज एक्टिंग एज समुद्रगुप्त। ठीक है, सो अरविंद वुड हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू साइंस, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक एंड आर्ट। अब अगर गुप्त जो उसमें बारे में पहले कि अरविंद को समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया कि आप समुद्रगुप्त की एक्टिंग करोगे, तो उसको और क्या क्या बता सकता था, वो उसके बारे में बता कि जो समुद्रगुप्त उसको साइंस में इंटरेस्ट था, उसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में इंटरेस्ट था, आर्ट में इंटरेस्ट था। ठीक है, डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रीड एंड अंडरस्टूड द परिस्थिति। क्या आपको लगता है कि जो ऑर्डिनरी पर्सन थे वो भी इन परिस्थिति को पढ़ सकते थे और समझ सकते थे। आपको रीजन बताना है। सो ऑर्डिनरी पीपल वुड नॉट हैव रीड एंड अंडरस्टूड द परिस्थिति सिंस संस्कृत इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। पहली बात बताएगी कि जो परिस्थिति है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, और जो संस्कृत लैंग्वेज है उसको सिर्फ ब्राह्मण लोग जानते थे। ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी पर्सन है वो प्राकृत लैंग्वेज को जानते थे, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता था उनको पढ़ना और समझना। उनके लिए उसको पढ़ा जाता था। ठीक है, उनको समझाया जाता था। दूसरी बात, अशोका ने इस बात का ध्यान रखा कि जो भी वो अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाएगा वो उसको उस लैंग्वेज में लिखवाएगा जिसको आम जनता पढ़ सके। ठीक है, तो ये अंतर था अशोका की जो इंस्क्रिप्शंस हैं और जो राजाएं हैं उन्होंने लिखवाई उसमें। ठीक है, कि उनकी संस्कृत में थी और अशोका ने अपनी सारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखवाई ताकि ऑर्डिनरी पर्सन भी उनको लिख सके। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब लेट्स स्टडी द बेसिक। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।